ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैंने एग्ज़ाम में देखा है तो ख़ास तौर से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पर, जिनकी यहाँ पे क्लास चल रही है। तो आरआरबी वाले भी बच्चे ध्यान दें, क्योंकि इस बार एसएससी भी ऑर्गेनाइज करा रहा है काफ़ी एजेई, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ होगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ को, हाँ जल्दी आ जाइए लाइव सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस आया हुआ है वो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। तो आज आपकी हेडिंग डलेगी यहाँ पर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है श्वसन आयतन। श्वसन आयतन, श्वसन आयतन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो फेफड़ा होता है उसके अंदर कितना आयतन, कितना वॉल्यूम होता है कि वो अलग अलग समय में कितनी ज़्यादा मात्रा में वायु को यानी एयर को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, तो आप हेडिंग डालिए यहाँ पर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, और जिसको हम कहते हैं श्वसन आयतन, और इससे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर केवल पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग बनेगी वो होगी टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले बनेगा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम की, तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में भी टाइडल वॉल्यूम ही कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए टाइडल वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, और अगर आप इसको गूगल करते हैं तो गूगल में आपको ज्वार भाटा से संबंधित चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ पे आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम को टाइडल आयतन ही लिखिए, और इसी नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर आपका लिखा हुआ आता है, इसको हम टीवी से डिनोट करते हैं। कई बार आपके एग्जाम में टीवी लिखा हुआ भी आया है। टीवी मतलब क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम की, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लिखिए इसको वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन, ठीक है, एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखे यहाँ पर, नहीं, ये जो नवनीत मौर्य यहाँ पे टाइडल ओशंस वाले नहीं है, ये ओशंस वाले नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, यह वायु की वह मात्रा होती है, लिख लो यहाँ पे, यह वायु की वह मात्रा होती है, वह मात्रा होती है जो सामान्यतः सांस लेने या फिर छोड़ने पर, सामान्यतः सांस लेने या छोड़ने पर की जाती है। ठीक है, जो सामान्यतः सांस के दौरान वायु के अंदर लेने या फिर छोड़ी जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वह मात्रा होती है जो सांस के द्वारा ली या छोड़ी जाती है। समझ आ गया? यानी कि आप कितना सांस ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं, कितनी हवा आपकी एक बार में लंग्स में आ सकती है, इसको क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आपका पॉइंट आता है कि इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो आप लिख लिए, इट इज अप्रॉक्स 500 ml, इट इज अप्रॉक्स 500 ml, 500 ml। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे फेफड़े का या हमारे रिस्पायरेशन का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर लगभग 500 मिलीलीटर होता है,
लगभग 500 मिलीलीटर होता है। वेरी गुड, सभी का बहुत सही है, 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर की बात। सेकंड नंबर की हम बात लिखेंगे यहाँ पर। लिखिए सेकंड नंबर जो हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे लिखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और इसके लिए हिंदी में शब्द प्रयोग होता है प्रश्वसनीय आरक्षण मात्रा, प्रश्वसनीय आरक्षण मात्रा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, तो इसका मतलब होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हमने इनहेलेशन किया, सांस को अंदर की तरफ खींचा, बहुत जोर से हमने ताकत लगा करके उसको अंदर की तरफ खींचा है, उसके बाद भी आप कितनी मात्रा में अतिरिक्त वायु को अंदर खींच सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको ऐसे हम बता सकते हैं कि ये क्या है, यह एक वायु की मात्रा है जिसको हम भारी ताकत से, बहुत ही बल से अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ ऐसा एयर और खींच सकते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट में, उसको क्या कहा जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, लिख लो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं कि यह अतिरिक्त मात्रा, यह वायु की अतिरिक्त मात्रा है, वायु की अतिरिक्त मात्रा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें अतिरिक्त मात्रा मतलब, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है किस चीज का, इंस्पायरेशन, यानी कि हम जो सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं उसमें हम अतिरिक्त कितनी मात्रा में वायु को अंदर खींच सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, और इसको IRV से डिनोट किया जाता है, IRV से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैंने इसको SSC के एग्जाम में देखा हुआ है जिसमें IRV का आपसे फुल फॉर्म यानी कि एब्रिवेशन भी पूछता है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका फुल फॉर्म होता है। समझ आ गया है यहाँ तक? ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो लिखिए दूसरे नंबर पे इसकी जो मात्रा है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो किस तरीके से होगी। तो लिख लो यहाँ पे, अगर हम एवरेज की बात करते हैं, अगर हम औसतन बात करते हैं, तो ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इसमें यहाँ पर 2500 से 3000 यानी कि 2.5 यानी कि 2500 से लेकर के 3000 ml तक होनी चाहिए, और इसी के बीच में ये रेंज करता है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि दिस एवरेज 2500 to 3000 ml। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एयर भी कहा जाता है। तो लिख लो ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, सभी को समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री एयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एयर, तब आप क्या बताएंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम कॉम्प्लीमेंट्री एयर भी कहते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इसको क्या कहा जाएगा हिंदी में, अतिरिक्त वायु भी कहा जाता है, इसे अतिरिक्त वायु भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो उसमें लिखिए आप
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ERV, ERV। और हिंदी में इसको कहा जाएगा निःश्वसनीय आरक्षित मात्रा। तो यहाँ पे लिख लो निःश्वसनीय आरक्षित मात्रा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए आप। अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहा जाता है निःश्वसनीय आरक्षित मात्रा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होगी, इससे पहले वाला जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसका जस्ट अपोजिट। उसमें हम क्या काम कर रहे थे, सांस ले रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर एक एक वायु कोश में यानी कि एल्वेली में जितना कुछ भी एयर है उसको अतिरिक्त फोर्स से और अतिरिक्त मात्रा में जो एक एक वायु कोश यानी कि जो हमारी जो एल्वेली है उसमें जो वायु भरा हुआ है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक तरीके का एडिशनल एयर है। ये भी क्या है, एक तरह का एडिशनल यानी कि अतिरिक्त वायु है, ठीक है। और एक अब निकाली जाती है जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या ले सकते हैं कि यह वायु की वह मात्रा है जो सामान्यतः निःश्वसन के बाद भी पूरी ताकत के बाद फिर से निकालने की कोशिश की जाती है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस हिसाब से समझ सकते हैं, इट इज ए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन। समझ आ गया, यानी कि जब हम सामान्यतः सांस छोड़ रहे हैं उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा ताकत लगा करके, फोर्स लगा करके जो भी कुछ हमारे फेफड़ों के अंदर हवा है जिसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं उसको बाहर की तरफ छोड़ते हैं। यहां तक सभी को समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लिखेंगे इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं वैल्यू को, इसकी जो मात्रा होती है, औसतन जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप इसमें लिख लीजिए इसकी औसतन मात्रा होती है 1000 से लेकर के 1100 ml। और ये जो वैल्यू मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, शुभम वर्मा, मैंने आपका नाम ले लिया है बच्चे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो अब, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका जो एवरेज होता है वो कितना होगा, 1000 ml से 1100 ml तक इसमें एयर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एयर कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको और क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री एयर कहा जाता है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, अतिरिक्त ही कहते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि एडिशनल आपको एक्स्ट्रा कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं। जबकि अगर हम बात कर रहे थे किसकी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे थे इससे पहले, तब हम वहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एयर वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एयर वर्ड यूज कर रहे हैं। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। अब आप 4th नंबर पे क्या लिखेंगे, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पे लिखो आप रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और अगर हम बात करते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम की तो इसे कहा जाता है अवशिष्ट आयतन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे याद रखें इसे क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात होती है कि जो अवशिष्ट आयतन है या फिर जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम है एक्चुअली में वो होता क्या है। तो ये
ये वाली बात है कि अगर आप सांस कितनी तेजी से छोड़ रहे हो, पूरी ताकत लगा करके सांस को आपने बाहर की तरफ निकाला, फिर भी आपकी वायु कोश में, आपकी एल्वेली में कुछ मात्रा में, स्मॉल माइनर अमाउंट में कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, और उस बची हुई एयर को क्या कहा जाता है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हो यहाँ पर? ये क्या है? रिमेनिंग एयर इन द लंग्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं? फेफड़ों में बची हुई वायु। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने सांस को जोर से बाहर की तरफ छोड़ा और उसके बाद भी आपके एल्वेली में या आपके लंग्स में क्या रह गया? कुछ अमाउंट में एयर फिर भी रह गया है, उस एयर को क्या कहा जाएगा? रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहा जाता है। अब इसका जो एवरेज जो वैल्यू होती है या एवरेज जो अमाउंट होता है वो कितना मात्रा में होना चाहिए, इसका कितना अमाउंट या कितना वैल्यू होता है? तो आप लिख लो यहाँ पे, ये होगा 1100 से स्टार्ट होगा, ये 1100 से स्टार्ट होगा और लगभग कब तक चलेगा? 1200 ml तक। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, इसकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेजिड्यूअल वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? ये वो वायु का आयतन है जो जोर से सांस छोड़ने के बाद भी हमारे फेफड़ों के अंदर बना रहता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 से स्टार्ट होकर के 1200 ml तक इसकी वैल्यू बनी हुई होती है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? RV से डिनोट किया जाता है। तो इसको आप लिख लो, इसको किससे डिनोट किया जाएगा? RV से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है? ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है अब डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा या नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डिजीज से रिलेटेड आता है। तो आप यहाँ पे अब जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आप पढ़ो, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं श्वसन संबंधी रोग या विकार, जो भी लिखना है, श्वसन संबंधी रोग या विकार। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो मोस्ट कॉमन है यहाँ पर ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में जो आपकी डिजीज होगी उसको आप लिखिए यहाँ पर ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस डिजीज को हिंदी में क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस डिजीज को हिंदी में कहा जाता है श्वसनी शोथ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की जो आपकी डिजीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की, श्वसनी शोथ की, तो ये सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, तो इसका क्या कारण हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, तो एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, या फिर डिफरेंट तरह के वायरसेस हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी विशेष बैक्टीरिया या किसी विशेष वायरस की वजह से होगा। तो एक्चुअली में जो हमारे जीवाणु होते हैं और जो हमारे विषाणु होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, उनके इन्फेक्शन की वजह से इस तरह की डिजीज होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया और वायरस से जो कुछ भी यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, जो कुछ भी यहाँ पर संक्रमण आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि चलो हमें पता चल गया कि ये वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से हो रहा है, लेकिन इसके रिजल्टेंट ऐसा क्या हो जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर है इन्फ्लामेशन। अगर हम इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन हो जाना। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ
द लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग मतलब क्या होता है, जो अंदर की लेयर होती है, किसी ट्यूब के अंदर की लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पर क्या लिखेंगे, फेफड़ों तक सांस ले जाने वाली जो श्वसन नलिकाएं होती हैं, जो श्वसन नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में सूजन आ जाता है, श्वसन नलिकाओं में अंदर की जो परत होती है, अंदर की परत में सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है। और इस डिजीज को क्या कहा जाता है फिर, श्वसनी शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यहां तक समझ आ गया? ब्रोंकाइटिस नाम समझ नहीं आ रहा। ब्रोंकाइटिस एक डिजीज है जिसको हिंदी में कहा जाता है श्वसनी शोथ। ये बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो क्या होगा कि जो फेफड़ों तक हवा लेकर के जाती है, लंग्स तक हवा लेकर के जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, है ना, श्वसन नलिकाएं कहते हैं, उनमें अंदर की तरफ से जो इनर लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है। और इसी वजह से इस डिजीज में सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। समझ आ गया यहां तक सभी को? ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे यहां पर इसके सिम्टम्स की। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की तो इसको हिंदी में कहा जाता है लक्षण। अगर इस तरीके का रोग हो गया है तो हमें पता कैसे चलेगा, हमारे शरीर में ऐसा क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स शो होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ये डिसीज हो गई है। तो जो कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में शो होते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमें इस तरह की डिजीज हो गई है, उसको क्या कहा जाता है, सिम्टम्स कहा जाता है, लक्षण कहा जाता है ना। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना क्या हो रहा है, फिर आप क्या बताते हो रो रो के कि मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, मुझे रात को पसीना आता है, मुझे ठंडी लग के बुखार आ रहा है, मेरी नाक बह रही है यानी कि नेजल प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, जब मैं खांसी करता हूँ या करती हूँ तो मेरे गले में बहुत तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप डॉक्टर को क्या बता रहे हो, आप उसको सिम्टम्स बता रहे हो, आप उसको रोग का लक्षण बता रहे हो। और तभी वो आगे जाकर के आपको क्या बताता है कि अच्छा आपको ये वाली बीमारी हो गई है, ये वाली डिजीज हो गई है और अब मैं दवाई लिखता हूं और अब आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। हाँ, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज लिखेंगे। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कफ। कफ मतलब यहाँ पर आपको खांसी आती है, बहुत जोर जोर से खांसी आती है। दूसरा आप लिखोगे यहाँ पर फैटिक, दूसरा आप लिखोगे यहाँ पर फैटिक। अगर फैटिक की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं थकान। पूरे शरीर में बहुत ज्यादा थकान बनी हुई रहती है और थकान जब बहुत ज्यादा बनी हुई रहेगी तब क्या होगा, इसके साथ साथ रनी नोज होता है। लिखो यहाँ पे रनी नोज होता है, इसका मतलब क्या हो गया, नाक का बहना, ठीक है, नाक का बहना, ठीक है, नाक नेजल प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ क्या होगा, चेस्ट में दर्द होता है, ठीक है। तो लिख लो इसमें चेस्ट प्रेशर। चेस्ट प्रेशर मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपका चेस्ट होता है, जो आपकी छाती होती है, छाती में दर्द बना हुआ रहता है, छाती में दर्द बना हुआ रहता है। और उसके साथ साथ ये सारी चीजें होंगी तो आपको हेडेक भी होगा, आपको हेडेक मतलब सिर में दर्द भी होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पर हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया है? ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। सिम्टम्स हमें पता चल गया, किसके कारण हम होता है ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसका मतलब उपचार के बारे में यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर लिख लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी
इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यही लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉन स्टेरॉइडल, यानी कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो वाले नहीं, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाली यहाँ पर दवाई दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले नोट करो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ड्रग मतलब क्या होता है बच्चों? औषधि। हमें इस तरह की औषधि देनी चाहिए जो क्या काम करेगा? जो कुछ भी सूजन है, इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है? जो कुछ भी सूजन है उसको कम करना, एंटी मतलब उसको रोकने का काम जो करेगा, इस तरह का मेडिसिन इनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके बाद नारकोटिक एंड कफ मेडिसिन। नारकोटिक एंड कफ मेडिसिन, कफ मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब ये नहीं कहेंगे कि मैम हमें आप हिंदी में नहीं निकलवा रही। ठीक है, हिंदी में इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए नारकोटिक एंड कफ मेडिसिन, कफ को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड नंबर पे, वो क्या होता है? क्विट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, है ना, धूम्रपान करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का गांजा पीते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, और तभी ये ठीक हो पाएगा। ठीक है, व्योम मेहरा डीपली जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको डीप पढ़ा रही हूँ क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और जब आपको वहाँ पे आंसर्स नहीं मिल पाते हैं तब आप टीचर को ब्लेम करते हैं कि ये कहाँ से आ गया। अगर केवल यही पूछा जाएगा कि मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, आप बता दोगे लंग्स, तो ये तो 5th क्लास के बच्चे को भी पता है, तो आपने नया क्या सीखा, है ना। तो आपको नई चीजें यहाँ पर जानने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद लिखो आप दूसरे नंबर की डिजीज, निमोनिया। नेक्स्ट लिखो इसके बाद आप निमोनिया। ठीक है, अगर हम निमोनिया की बात करते हैं तो हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है? निमोनिया ही कहा जाता है, लेकिन कई जगह मैंने बुक में पढ़ा है, लिखा हुआ है फुफ्फुस प्रदाह, फुफ्फुस प्रदाह, इस तरीके से नाम दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पर लिख लें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निमोनिया की, यानी कि फुफ्फुस प्रदाह की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप कॉज, जिसके कारण ये होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जिसके कारण ये सारी के सारी डिजीज हो रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इन्फेक्शन दैट इन्फ्लुएंस एयर सैक इन वन और बोथ लंग विच में फिल विद फ्लूइड, यानी कि जहां पर दोनों तरह के फेफड़े या दोनों में से कोई एक फेफड़ा किसी भी तरीके से संक्रमित हो सकता है, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन वहां पर होगा। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण वहां पर होगा, और इन्फेक्शन की वजह से जो कुछ भी लंग होता है हमारा, उसके अंदर क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं कि फेफड़ों में संक्रमण होगा, और संक्रमण की वजह से कोई ना कोई तरल पदार्थ से हमारा फेफड़ा क्या होता है? भर जाता है। इस तरह की डिजीज को क्या कहा जाता है? निमोनिया कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हम निमोनिया की बात कर रहे हैं ना, तो निमोनिया मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर किसी भी तरीके का तरल पदार्थ आ जाए, किसी भी तरीके का फ्लूइड आ जाए, पानी आ जाए, पस भर जाए, या फिर ओस की बूंदों का पानी भर जाए। ठीक है, ये सभी चीजें क्या करवाती हैं? निमोनिया करवाती हैं। तो निमोनिया मतलब क्या है कि वहां पर एयर होता है, ठीक है, और जब वहां पे पानी भर जाएगा तो आपका क्या जो लंग होगा वो अच्छे से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और इसी डिजीज को क्या कहा जाता है? निमोनिया कहा जाता है। अब हम लिखेंगे इसके जो सिम्टम्स हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यहाँ पर आपको फीवर आएगा। फीवर मतलब ज्वर, बुखार आता है। ठीक है, बुखार आता है। दूसरे नंबर पे क्या होगा? कफ विद पस। दूसरे नंबर पे लिखो आप यहाँ पर कफ विद पस। इसका क्या मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर बलगम के साथ,
बलगम मतलब जो म्यूकस होता है, जो पस होता है, ठीक है, मवाद होता है, उसके साथ आपको यहाँ पर जोर जोर से खांसी होगी, जिसको आप गीली खांसी कहते हो, ठीक है। और ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, तो यहाँ पे लिख लो डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग। इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो इसको, सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। यहां तक सभी ने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर इसके ट्रीटमेंट यानी कि जो उपचार होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम उपचार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक दी जाती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है, एंटीबायोटिक दी जाती है। क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो निमोनिया अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणुओं की वजह से होता है, इस वजह से ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक के साथ साथ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेनिसिलिन के ऊपर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पेनिसिलिन, और ये भी क्या है, एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है। समझ आ गया, लिखो इसको, ठीक है। यहां तक सिंपल है, यहां तक समझ आ गया। इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इनको दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा थर्ड नंबर पे, जो सबसे खतरनाक बीमारी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आप लिखे यहाँ पर SARS, जिसको क्या कहा जाता है, सार्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये करंट अफेयर वाला या सार्स नहीं है, ये यहाँ पर डिजीज वाला सार्स है, तो इसको आप लिखिए सीवर एक्वेट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो आप इसको लिखिए यहाँ पर सीवर एक्वेट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी मीडियम में इसका कोई भी नाम नहीं है बच्चों, बस यहाँ पर यही दिखाया गया है कि ये एक घातक बीमारी होती है या फेफड़ों से संबंधित एक घातक बीमारी होती है, बस यही वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर लिख लिए सार्स, SARS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है सीवर एक्वेट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और ये कैसी डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है, तो सबसे पहले तो आप लिखो कि ये वायरस की वजह से होता है, ये वायरस यानी कि विषाणु की वजह से होता है। और ये कैसा होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा फैटल होता है, FATAL, फैटल मतलब घातक या फिर मृत्युदायक यह बीमारी या रोग होता है। यहाँ तक सिंपल है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर वायरस का नाम पूछा जाए तो कोरोना वायरस, इस वायरस का क्या नाम है, यहाँ पर लिख लो कोरोना वायरस है, इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। अभी तक कोरोना वायरस से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन यहाँ तक पूछा गया है कि सार्स नाम की बीमारी किससे रिलेटेड है, किससे होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, किससे होती है, तो आप क्या बताएंगे, ये वायरस से होती है। और इस वायरस का क्या नाम है, जब यहाँ तक पूछा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि किस वायरस से होती है, तो आप बता सकते हो कि ये कोरोना वायरस से होती है। यहां तक समझ आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। अब हम इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे लक्षणों की बात करते हैं तो कौन कौन से लक्षण आपको यहाँ से आया हुआ है। हाँ, प्रकाश मोहिते, ये एग्जाम में आया हुआ है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ कोरोना वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है कि इसकी कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसको मैं बोल देती हूँ, आप सभी नोट करो। फीवर आता है यानी बुखार होता है, ड्राई कफ यानी कि सूखी बीमारी होती है, हेडेक होता है यानी कि सिर दर्द होता है,
मैंने क्या बताया, फीवर होता है, बुखार आता है, ज्वर आता है। उसके बाद आप लिखो यहाँ पर कि ड्राई कफ होता है, यानी सूखी खांसी आती है, हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, और मसल्स पेन, यानी कि जो आपकी पेशियों में दर्द होता है, मसल्स पेन, पेशियों में दर्द होता है, और डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी बता दिया है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये क्या है, सिम्टम्स है। इसके बाद आती है बात यहाँ पर ट्रीटमेंट की। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की उपचार करते हैं, यानी उपचार की बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी तक किसी भी तरीके का उपचार नहीं देखा गया है, यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ रिलीफ देने के लिए, कुछ आराम देने के लिए, और कभी कभी उनको बहुत तकलीफ ना हो इसके लिए, थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें की जाती हैं। पहला तो उनको यांत्रिक स्वातांत दिया जाता है, स्वातक दिया जाता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है। वेंटिलेशन सभी को पता होगा, जब आपके घर में, या आपने सुना भी होगा कि किसी को किसी तरह की घातक बीमारी हो गई है, तब उसको क्या किया जाता है, वेंटिलेशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर भी उसको कुछ टाइम के लिए कहाँ रखा जाएगा, वेंटिलेशन में रखा जाएगा, और ऑक्सीजन का मास्क दिया जाता है, ऑक्सीजन की थेरेपी दी जाती है, और उसका जो एयर पाइप होता है उसको साफ करने की कोशिश किया जाता है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया है? ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद 4th नंबर पे आप लिखोगे अस्थमा। 4th नंबर पे आप लिखेंगे अस्थमा। ठीक है, 4th नंबर पे आप लिखो यहां पर अस्थमा। अगर हम बात करते हैं अस्थमा की, तो इसको हिंदी में कहा जाता है दमा का रोग। ठीक है, दमा कहा जाता है इसको, अस्थमा को हिंदी में क्या कहा जाता है, दमा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अस्थमा या दमा की, तो इसको ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से ये एक्चुअली फेमस है। ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से ये फेमस है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सेम यही लिखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा कहा जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, देखो, अगर हम इसके काउस यानी कि इसके जो कारण की बात करते हैं, तो जो कुछ भी हमारा ब्रोंकियल ट्यूब्यूल होते हैं, यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, यानी जो श्वास नलिकाएं होती हैं, उसमें अंदर की तरफ यहाँ पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस अंदर की तरफ जाने या फिर छोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बलगम, यानी बहुत ज़्यादा म्यूकस कफ करने से बाहर की तरफ भी निकलता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सफोकेशन महसूस होता है, सफोकेशन मतलब घुटन सा महसूस होता है, और इसके साथ साथ जब कोई ये बोलते हैं, तो जब बोलते हैं तो साथ में अलग तरह की आवाज़ भी गले से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये एक्चुअली में जो धूल के कण होते हैं, यानी कि अगर हम डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको कई बार एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक तरह की एलर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए इनको इनहेलर दिया जाता है, जिसको वो करते हैं ना, फुसफुस लगा करके फुसफुस करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इनहेलर कहा जाता है। इनको इनहेलर दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी वजह से कोई भी चॉकिंग हो रही है, कोई भी बंद हो गया है ये स्पेस, तो ये क्या होता है, प्रेशर की वजह से थोड़ी देर के लिए खुल जाता है, और जो कुछ भी सूजन यहाँ पर है, स्वेलो यहाँ पर है, उसको भी आराम मिलता है। यहां तक बात सभी के समझ आ गई है? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5th नंबर पे आप जो बीमारी है उसको लिखो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की, तो ये क्या है,
तो सबसे पहले अगर हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, उनके जो टिश्यूज होते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर कोई भी आपका लंग्स है तो लंग्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं और पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, तकलीफ होती है। और ये भी देखा गया है कि जिनको टीबी की बीमारी होती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होता है जिनको, उनके अंदर भी इस तरह का रोग बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसका भी किसी तरीके से कोई उपचार नहीं है, लेकिन अगर आप रोज प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से पल्मोनरी फाइब्रोसिस को रोका जा सकता है। यहाँ तक समझ आ गया? तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इससे केवल यही क्वेश्चन आएगा कि फाइब्रोसिस यानी कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस किससे संबंधित रोग है। आप क्या बताएंगे? ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज होती है। यहां तक सभी को समझ आ गया है? ठीक है, अब इसके बाद हम 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर पे बात करते हैं, वो है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर, ठीक है, इसको भी हिंदी में क्या कहा जाएगा? फेफड़े का कैंसर कहा जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए कि इसको क्या कहा जाता है? फेफड़े का कैंसर कहा जाता है। अब इस तरीके से अगर आपका कोई फेफड़ा है, ठीक है, तो फेफड़े के अंदर छोटा सा एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्सर बनना शुरू होता है। अल्सर मतलब छोटा सा एक दाना, छोटा सा एक फोड़ा, छोटा सा एक ब्लश यहाँ पर बनना शुरू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। और धीरे धीरे वो अल्सर बड़ा होकर के किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। तब जाकर के कौन सी डिजीज हो जाती है? लंग्स कैंसर की डिजीज हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये हमारे दाईं तरफ के फेफड़े में सबसे ज्यादा होता है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ एडिशनल कि ये ऐसा देखा जाता है कि जो दाईं तरफ का जो फेफड़ा होता है उसमें ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको अल्सर देखने को मिलता है सबसे पहले, और यही अल्सर छोटा दाना किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, तो आपका सिंपल सा यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि अगर हम इसके काउजेस की बात करते हैं तो ये पॉल्यूशन की वजह से होता है, प्रदूषण की वजह से इस तरह का रोग होता है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से होता है। और इसके बाद सबसे पहले खांसी आती है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, और दूसरे नंबर पे आपके चेस्ट में पेन होता है, जो दर्द बहुत ज्यादा होता है। यहां तक समझ आ गया? अब इसके बाद 7वें नंबर पे आप लिखेंगे कोल्ड। 7वें नंबर पे आप लिखेंगे कोल्ड। ठीक है, आपको कोल्ड के बारे में पता ही होगा, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? जुकाम कहा जाता है। अगर हम कोल्ड की बात कर रहे हैं तो इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये वायरस की वजह से होता है। सबसे पहले तो ये किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से होता है, विषाणुओं की वजह से होता है। और कई बार क्या होता है कि जो आपका वेदर चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो आप लिख लो यहाँ पे 2nd पॉइंट, अगर आपके वेदर में किसी तरह का चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तब इस तरह का आपको क्या दिखाई देगा? रोग दिखाई देता है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर जुकाम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? जो कुछ भी आपका नाक होता है, यानी कि जो कुछ भी आपका नेजल कैविटी होता है या नाक होती है, या फिर नाक से संबंधित यानी कि नोज, और नोज के साथ साथ नेजल कैविटी, यानी कि आपकी नाक और नसिका गुहा में अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो परत होती है, उसमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। उसमें क्या हो जाएगा? सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से वहां पर क्या होता है? म्यूकस
का सिक्रेशन होता है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा श्लेष्मा बनने लगता है। और जब बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की तरफ श्लेष्मा बनने लग जाएगा तब जुकाम आ जाता है। ठीक है, अगर आप अपना डेली रूटीन ठीक रखेंगे, अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे और इसके साथ साथ जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, उससे सावधान रहेंगे, तब इस रोग से बचा जा सकता है। यहां तक सभी को समझ आ गया है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका 8th नंबर पे आता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट आपका आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को यही कहा जाता है इन्फ्लुएंजा। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, तो ये भी किससे जनित रोग है? वायरस से रिलेटेड ये डिजीज होती है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा किस से होता है, आप क्या बताएंगे? वायरस से होता है। और इस वायरस का नाम क्या होता है? माइक्सो वायरस होता है। इस वायरस का क्या नाम होगा? माइक्सो वायरस होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होगा, आप बताएंगे माइक्सो वायरस की वजह से होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा? फ्लू आता है। फ्लू मतलब ज्वर आता है। और ज्वर आने के साथ साथ क्या होगा? जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जो आपका श्वसन तंत्र होता है, वह बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें भी कई तरह की एंटीबायोटिक दी जाती है इससे बचाने के लिए, लेकिन वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में केवल इतना पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंजा किससे रिलेटेड बीमारी है, आप बताएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, और किस वायरस की वजह से होता है, आप क्या बताएंगे? माइक्सो वायरस की वजह से होता है। यहां तक सभी को क्लियर है? तो जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो कुछ भी आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें सबसे पहले जो इससे पहले का चैप्टर था एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके क्वेश्चंस नहीं हुए थे, वो पहले क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक दिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ भी है उसमें रिवीजन करके आइए। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले चलेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगी। और जितना ज़्यादा बच्चे लाइव आ सकते हैं उतना ज़्यादा आप यहाँ पर लाइव आइए। ठीक है, ओके। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस लूँगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई वैलिड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए, लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। साथियों, आप अपने परिवार एग्जाम्पल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।